बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने फाइल एलोकेशन टेबल 32, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम और हार्ड डिस्क के बारे में डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आपको उन टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आउटलाइन के मुताबिक इंट्रोडक्शन टू मशीन कोड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मशीन कोड जो है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, 0-1 की फॉर्म में होता है। 0 में कंप्यूटर जो है वो ऑफ होता है, 1 में कंप्यूटर जो है वो ऑन होता है। हमारी जो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, कंप्यूटर उनको जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। हमारी जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं, जो हम कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं, तो कंप्यूटर उन हाई लेवल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। उसके लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में जाने के लिए कुछ प्रोसेस होती हैं, जो कि पहले भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो मज़ीद जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आज हम डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज। उसमें है सबसे पहला आर्टिकल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। हमारी जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, वो सारी की सारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। हम जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी काम को परफॉर्म करने के लिए, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो अपना मेन रोल जो है वो परफॉर्म करता है। वो यूज़र से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसको मुख्तलिफ रजिस्टर के हैंड ओवर करता है। उसके बाद हमने रजिस्टर की टाइप्स भी पढ़ी हैं। तो उसमें कुछ रजिस्टर जो होते हैं वो डाटा फेच करते हैं, कुछ रजिस्टर जो होते हैं वो डाटा जो है वो मेमोरी से फेच करते हैं। कुछ रजिस्टर जो होते हैं वो मैनिपुलेट डाटा को करते हैं, मैनेज करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, प्रोसेस करते हैं। उसके बाद हमारी जो आउटपुट होती है वो स्क्रीन पे जाके विजिबल हो जाती है। तो इसमें है सबसे पहले कि कंट्रोल यूनिट इज डिवाइस विच रन द सीपीयू। तो कंट्रोल यूनिट जो है ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि सीपीयू को रन करती है। इसमें हमने कंट्रोल यूनिट और लॉजिकल यूनिट हमने डिस्कस किया थे। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट डज द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। जैसा कि पहले भी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि अरिथमेटिक जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है। जबकि लॉजिक में हमारी आर गेट आ जाते हैं, उसके बाद एक्सॉर, नॉर और इस तरह के जितने भी हमारे गेट्स होती हैं, यूनिट्स होती हैं, उसको हम लॉजिक यूनिट में हम डिस्कस करते हैं। मेन मेमोरी स्टोर एवरीथिंग। हमारी जितनी भी मेमोरी होती है, चाहे वो फ्लैपी ड्राइव की फॉर्म में है, चाहे वो हार्ड डिस्क की फॉर्म में है, वो हमारा जो है वो डाटा स्टोर करती हैं। अब मेन मेमोरी के बारे में मज़ीद अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मेन मेमोरी कंसेप्चुअली लाइक ए वेरी लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ मेमोरी लोकेशन। अब जो हार्ड डिस्क होती है, इसके बारे में आपको पता है कि इसमें डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में हम सेव कर सकते हैं। इसमें MB से लेकर GB से फिर TB तक हम डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और हार्ड डिस्क के बारे में हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। Each location hold a 0 or 1 called a bit. Bit mean binary digit. बिट जो होता है, ये जो इसकी अब्रिविएशन होगी बाइनरी डिजिट। और उसने बताया कि ईच लोकेशन होल्ड 0 और 1।
अब आपकी हार्ड डिस्क में जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें आपके जो है वो सेक्टर भी हैं, क्लस्टर भी हैं, तो जहाँ पे हम जो भी डाटा, जिस लोकेशन पे हम डाटा जो है वो सेव करते हैं या जिस लोकेशन में हम डाटा जो है वो स्टोर करते हैं, उस लोकेशन में जो डाटा होगा वो 0 या 1 की फॉर्म में होता है और उसको हम कहते हैं बाइनरी डिजिट। 8 बाइनरी डिजिट जो है वो 1 बाइट के बराबर होता है, 2 बाइट जो है वो 1 वर्ड होगा, 2 वर्ड जो है वो 1 डबल वर्ड होगा। ये बात जो है वो आप लोग अंडरस्टैंड कर लें, इसको अलग से पेज पे भी नोट डाउन कर लें। ये मतलब हमने वैसे ये जो डिस्कस कर चुके हैं कि 8 बिट जो होती है वो 1 बाइट के इक्वल होती है, और अगर डाटा हमारा 2 बाइट का हो तो इट्स मीन 1 वर्ड। जैसे कि ये हम एक वर्ड टाइप करते हैं, एक कंप्लीट वर्ड लिख देते हैं, तो इसका मतलब होगा इसका जो साइज है वो 2 बाइट का होगा। और अगर हमारे पास 2 वर्ड हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास 2 वर्ड हैं, एड्रेस एंड, तो ये क्या होगा, 1 डबल वर्ड है। नेक्स्ट है ईच बाइट और वर्ड हैज़ एन एड्रेस। अब जो भी बाइट है, ठीक है, जो हमने डाटा स्टोर किया हुआ है, और जो उसकी लोकेशन होगी, ठीक है, हर वर्ड का एक लोकेशन भी होती है, उसका एड्रेस होता है जहाँ से उसको असेस डायरेक्टली जो है वो किया जा सकता है। लेट्स सपोज आपने डी ड्राइव में एक फ़ाइल जो है वो स्टोर की हुई है और आप उसको ओपन करते हैं तो डायरेक्टली जो है वो रैम उसको असेस करेगी, रैंडम असेस मेमोरी, वो डायरेक्टली जो है उसको असेस करेगी। तो अब वो जो फाइल होगी वो जिस लोकेशन पर पड़ी होगी, तो रैम उसको उस लोकेशन पे जाके डायरेक्टली जो है वो असेस करेगी। एवरीथिंग इंस्ट्रक्शन डाटा सॉफ्टवेयर मस्ट बी स्टोर इन मेन मेमोरी। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है डाटा की सूरत में, वो सारी की सारी मेन मेमोरी में स्टोर होती है। हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन होगी, हमारा जो भी डाटा होगा, हमारे जो भी सॉफ्टवेयर होंगे बैकअप की सूरत में या इंस्टॉल की सूरत में, हमारी जो भी पिक्स वगैरह होंगी, साउंड, ऑडियो, वीडियो, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी हमारी मेन मेमोरी में जो है सेव होती है। उसके बाद है मशीन लैंग्वेज, द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ एवर एक्चुअली एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर। मतलब लो लेवल लैंग्वेज जो है ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कंप्यूटर जो है इसको एग्जीक्यूट करता है। कंपोज ऑफ इंस्ट्रक्शन एनकोडेड एज स्ट्रिंग ऑफ 0 and 1। हमारे पास जो भी लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मैंने आपको बताया 0 1 की फॉर्म में होती है। तो जो भी डाटा होगा सबसे पहले वो डिकोड होगा, डिकोड होने के बाद वो एनकोड हो जाएगा स्ट्रिंग की सूरत में, और स्ट्रिंग होती है 0 1। लेट्स सपोज मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होगी। अब हाई लेवल लैंग्वेज जो है सबसे पहले ये डिजिटल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में। डिजिटल सिग्नल से दोबारा फिर आपको जब इसकी आवाज़ आएगी, मतलब जो मैं आपको बात सुना रहा हूँ वो आप जब सुन रहे होंगे, तो वो दोबारा एनालॉग की फॉर्म में डाटा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो काम कंप्यूटर अपने अंदर करेगा वो 0 1 की फॉर्म में होगी, जबकि जो इसकी आउटपुट होगी या उसकी इनपुट होगी वो हाई लेवल लैंग्वेजेस की सूरत में होगी। जबकि कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होगी, कंप्यूटर के अंदर जो भी असेसिंग होगी, जो भी एग्जीक्यूशन होगी, जो भी मैनिपुलेशन होगी, वो सारी की सारी मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड में होगी। नेवर रिटन एंड रेयरली रीड डायरेक्टली बाय प्रोग्रामर। इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्रामर होते हैं वो कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो डायरेक्टली इसको रीड नहीं करते, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम असेंबली लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें डाटा जो है वो असेंबल होता है, उसके बाद फिर लिंकर होता है, इस तरह करके जो है वो काफ़ी स्टेप आते हैं, काफ़ी प्रोसीजर होते हैं, तब जाके जो है वो हमारा जो प्रोग्राम है वो उसकी आउटपुट जो है वो शेयर होती है। तो इसी तरह जो भी प्रोग्रामर होते हैं वो कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ना तो वो रिटर्न लिखते हैं और ना ही उसको डायरेक्टली जो है वो असेस कर सकते हैं। इसके लिए प्रोसीजर होते हैं, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप
प्रोसेस होता है, तब जाके प्रोग्रामर जो है उस इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। उसके बाद है असेंबलर लैंग्वेज। प्रोग्रामर राइट इन असेंबली लैंग्वेज। अब जो भी प्रोग्रामर होते हैं वो कोई भी अपना जो टास्क होता है वो असेंबली लैंग्वेज में राइट करते हैं। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अगर हमने कोई प्रोग्राम जो है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखना है तो उसके लिए हमें असेंबली लैंग्वेज का एक टूल जो होता है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जाके हम अपना जो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो हम उसमें राइट करते हैं। उसके बाद फिर हम उसको असम्बल करते हैं। असम्बल से मुराद के तमाम जो हमारे पोर्शन होते हैं उसको हम इकट्ठा करते हैं। फिर हम ये चेक करते हैं कि इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है, डिबगर हम यूज़ करेंगे, हम लिंकर यूज़ करते हैं। तो इस तरह करके हम प्रोग्राम जो है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं। इट यूजेस निमोनिक्स इंस्टेड ऑफ 1100000010 ये हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि असेंबली लैंग्वेज में हम 01 की फॉर्म में कोई चीज़ नहीं लिखते, या हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में हम काम नहीं करते, बल्कि उसमें हम निमोनिक्स यूज़ करते हैं, कीवर्ड यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज हमने दो नंबर हैं, दो नंबर को हमने ऐड करना है, तो सबसे पहले हम वहाँ पे नंबर को जो है वो स्टोर कराएंगे एक पोजीशन में, एक रजिस्टर में जाके, फिर दूसरे रजिस्टर में जाके दूसरा नंबर स्टोर कराएंगे। फिर उसमें हम अपना जो है वो ऑपरेशन जो है वो उसमें स्टोर कराएंगे। फिर जो हमारा असेंबलर होगा वो सबसे पहले दोनों को कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद फिर उनको एडिशन करेगा। इट्स मीन कि हम वहाँ पे ऐड का जो है वो निमोनिक्स जो है वो यूज़ करेंगे। इसके बाद अगर हम किसी भी दो नंबर को हम इसमें सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक रजिस्टर में जाके एक नंबर को स्टोर कराएंगे, फिर दूसरे रजिस्टर में दूसरा नंबर जो है वो स्टोर कराएंगे। उसके बाद हम उन पे जो भी ऑपरेशन जो है वो यूटिलाइज करना चाहते हैं सब्ट्रैक्शन का, एस यू बी सब लिखेंगे, कीवर्ड लिखेंगे, निमोनिक्स जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर वो कंपेयर होगा, कंपेयर होने के बाद फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज के टूल में हम लोग निमोनिक्स यूज़ करते हैं, कीवर्ड यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि हम 01 की फॉर्म में हमारा डाटा लिखें। 01 की फॉर्म जो होती है ये हमेशा मशीन लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें हम निमोनिक्स यूज़ करेंगे, कीवर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन करस्पॉन्ड टू द वन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो भी असेंबली लैंग्वेज की फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होगी उसका तल्लक उसकी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन से होगी। मतलब वन से वन की तरफ जो है वो रिलेशन होगा। लेट्स सपोज हमारे पास 10 जो है लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड होगा जो कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होगा वो सबसे पहले क्रॉसपॉन्ड होगा मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद सेकंड जो लाइन ऑफ कोड होगा वो क्रॉसपॉन्ड होगा मशीन लैंग्वेज में। मतलब स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं है कि पहली लाइन होगी उसके बाद नंबर 4 पे जो लाइन होगी वो एग्जीक्यूशन होगी फिर नंबर 7 पे, नो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। जैसा कि एल्गोरिदम की मैंने डेफिनेशन आपको लिखाई हुई है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज कॉल्ड एल्गोरिदम। तो इसमें 10 के करीब अगर लाइन ऑफ कोड है असेंबली लैंग्वेज में, तो सबसे पहले फर्स्ट जो लाइन होगी वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी, उसके बाद सेकंड लाइन जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी। इसी तरह एंड तक हर लाइन जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद आउटपुट की सूरत में हमारा रिजल्ट आएगा। एक्सेप्शन, सिंथेटिक इंस्ट्रक्शन और सोडो इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट इनटू मोर देन वन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी जो यूज़र की तरफ से होंगी उनको सिंथेटिक किया जाता है, उनको आपस में जोड़ा जाता है या उनका सोडो कोड लिखा जाता है। सोडो कोड भी यही होता है कि लेट्स सपोज हमने उस रियल लाइफ में एग्जांपल दी थी मैंने कि हाउ टू मेक एंड टी, कि हम चाय कैसे बनाते हैं। तो उसका जो भी प्रोसेस होगा, जो भी उसके स्टेप्स होंगे वो हमारा एक सोडो कोड होगा।
एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा। तो उन तमाम स्टेप्स को मिलाकर, उन तमाम स्टेप्स को सिंथेसाइज करके, जोड़ के हम एक आउटपुट बनाते हैं। मे ट्रांसलेट इनटू मोर देन वन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन होती है, उनको जब हम सिंथेसाइज कर देते हैं या सूडो कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो सूडो कोड या सिंथेसाइज इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रांसलेट किस में हो जाती हैं? वन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में। तो हमारे पास वो आउटपुट की सूरत में डाटा अवेलेबल हो जाता है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है आल्सो स्पेशल इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन सेव मच प्रोग्रामिंग टाइम। अब इसमें ये होता है कि जब हम कोई भी इन आउटपुट इंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसमें हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, क्योंकि हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा था कि असेंबली लैंग्वेज को हम क्यों पढ़ते हैं। तो इसमें ये है कि ऑप्टिमाइज जो है वो, इसमें टाइम जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है। हमारी जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप होती हैं, जिसमें हमारा जो टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है द असेंबलर, अ प्रोग्राम ट्रांसलेट असेंबली कोड इनटू मशीन कोड। ये नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर है। जब हम टूल में कोड लिख लेते हैं, उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम होता है, हमारा जो असेंबलर होता है, वो एक लाइन ऑफ कोड को ट्रांसलेट कर देता है असेंबली कोड में, असेंबली कोड से फिर मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब जब हम प्रोग्राम टाइप करते हैं तो उसके बाद असेंबलर जो है वो परफॉर्म अपना टास्क जो है परफॉर्म करता है। अगर यहाँ पे किसी भी लाइन ऑफ कोड में कुछ एरर आ जाते हैं तो इनको एरर को हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद फिर वो ट्रांसलेट असेंबली कोड में हो जाता है। असेंबली कोड में कन्वर्ट होने से मशीन कोड में वो इंस्ट्रक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। अब मशीन कोड जो है ये लो लेवल लैंग्वेजेस है, ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। इट्स मीन कि यहाँ पे हमारी जो एग्जीक्यूशन है, हमारी जो प्रोसेसिंग है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने जो इंस्ट्रक्शन देनी होती है कंप्यूटर को वो मशीन कोड में है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो असेंबलर, जो कि प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसके बाद मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। assembler language is just more readable version of machine language। अब इसका मतलब ये है कि जो असेंबली लैंग्वेज है या असेंबलर कोड है, ये जस्ट एक रीडेबल वर्जन है। मतलब इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, लेकिन ये मशीन लैंग्वेज के क्लोज होगी, क्योंकि यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज जो है इससे कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा है, द असेंबलर, अ प्रोग्राम ट्रांसलेट असेंबली कोड टू मशीन लैंग्वेज। मतलब ये है कि असेंबलर कोड में जो डाटा होता है वो मशीन लैंग्वेज के करीब करीब होता है और हाई लेवल से थोड़ा सा आगे चला जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कोड असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होने से फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, वो करीब करीब होता है मशीन लैंग्वेज के, और वो रीडेबल होता है, रीडेबल वर्जन ऑफ मशीन लैंग्वेज होगा। मशीन लैंग्वेज इज सिंबॉलिक फॉर्म इंस्टेड ऑफ बाइनरी फॉर्म। अब ये बात भी समझने वाली है कि जो मशीन लैंग्वेज है ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल फॉर्म है इंस्टेड ऑफ बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 0 1 की फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे हम सिंबल यूज़ करते हैं। ये मैं आपको बात बता दूँ, ये नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम असेंबली लैंग्वेज में हमारा जो असेंबलर होता है वो असेंबलर कोड से मशीन कोड में जो डाटा चला जाता है, तो मशीन कोड्स में जो डाटा होता है वो सिंबॉलिक फॉर्म में होता है, मोस्टली सिंबल्स की सूरत में होता है, जबकि बाइनरी फॉर्म की सूरत में वो नहीं होता है। बाइनरी फॉर्म तो 0 1 की फॉर्म है, जिस तरह ये बिट आपके पास अवेलेबल है, ये बिट जो है ये बाइनरी फॉर्म की सूरत में है, जबकि मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज में जो डाटा हमारा पड़ा होता है वो सिंबॉलिक फॉर्म में होगा। You write assembly code, assembler translator into machine code, control unit run machine code। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि जब एक असेंबलर जो है हमारी लाइन ऑफ कोड को असेंबल करता है, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, फिर क्या होता है, असेंबलर ट्रांसलेट इनटू मशीन कोड,
कंट्रोलर जो होता है वो उस कोड को रन करता है मशीन कोड की सूरत में। मतलब यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आया कि हमने अगर दो मतलब लेट्स सपोज हमारा एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम दैट ऐड टू वैल्यू, कि हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जो कि टू वैल्यू को जो है वो ऐड करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझर जो है वो कोड में कन्वर्ट होगा, समझर कोड में हमारा डाटा कन्वर्ट होगा अगर इसमें कुछ एरर वगैरह नहीं है। उसके बाद वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। मशीन कोड के बाद कंट्रोल यूनिट जो है वो उसको रन करेगा मशीन कोड को। तो उसके बाद हमारी जो है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आउटपुट की सूरत में रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद है हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज में पास्कल है, सी है, जावा है, प्रोलॉन्ग वगैरह वगैरह। असेंबली लैंग्वेज इज द स्टिल tedious to work in, so most work done in HLL। मतलब असेंबली लैंग्वेज जो है ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम बहुत ज़्यादा काम जो है वो HLL की सूरत में कर सकते हैं। ये एक लाइन ऑफ कोड है, ये मतलब एक टूल है जिसमें हम अपना जो है वो काम करते हैं। अब असेंबली लैंग्वेज से डाटा हमारा ट्रांसलेट होता है मशीन लैंग्वेज में बाय ए कंपाइलर सम टाइम एंड इंटरमीडिएट लैंग्वेज। अब इंटरमीडिएट लैंग्वेज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, जो पिछली लाइन में हमने पढ़ा है कि जब असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है, जब असेंबलर उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है तो उसको हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज मतलब क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, जैसा कि रीडेबल मशीन लैंग्वेज हम कह सकते हैं। वन टू मैनी, वन HLL statement translate into several or several dozen of machine instruction। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक इंस्ट्रक्शन होगी वो ट्रांसलेट होगी सेवरल और सेवरल डजन ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन। मतलब एक जो हमारी स्टेटमेंट होगी असेंबलर लैंग्वेज की वो ट्रांसलेट हो जाएगी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड में, जो कि मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट होगी। मच मोर अब्स्ट्रैक्ट एंड कम्पैक्ट। अब वो डाटा जो कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका होता है, अब्स्ट्रैक्ट लेवल का डाटा होता है, कम्पैक्ट लेवल का डाटा होता है, जो कि फ्लेक्सिबल भी होता है, जो कि अंडरस्टैंडेबल भी होता है, जो कि प्रोसेस भी हो सकता है। कंपाइलर ट्रांसलेट एवरीथिंग एनीथिंग एट वंस एंड ओनली वंस। अब इसमें इसने बताया कि हमारा जो कंपाइलर होता है वो उस लाइन ऑफ कोड को ट्रांसलेट करता है, किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करता है वंस एंड ओनली वंस, सिर्फ एक दफ़ा जो है वो ट्रांसलेट करेगा। ऐसा नहीं है कि वो एक लाइन ऑफ कोड को बार बार जो है वो चेंज करता जाए या बार बार उसको ट्रांसलेट करता जाए। जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन होती है कंपाइलर जो है उसको ओनली वन टाइम जो है वो ट्रांसलेट करेगा। Interpreter translate one statement at a time and every time a statement is encountered। अब इंटरप्रेटर जो है वो भी वन स्टेटमेंट को एट ए टाइम जो है वो ट्रांसलेट करेगा एंड एवरी टाइम स्टेटमेंट एनकाउंटेड ए लूप इट मस्ट बी ट्रांसलेट फ्रॉम स्क्रैच। मतलब इसका ये है कि एक लूप की सूरत में हमारा डाटा जो है वो ट्रांसलेट होता जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ कोड जो है वो ट्रांसलेट होगा इंटरप्रेटर की सूरत में, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट होगी वो इंटरप्रेटर जो है वो उसको ट्रांसलेट करेगा। इसी तरह बारी बारी हर लाइन को जो है वो इंटरप्रेटर चेंज करता जाएगा, ट्रांसलेट करता जाएगा। उसके बाद है कम्प्लेक्सिटी। कंप्यूटर आर वेरी कॉम्प्लेक्स लाइक ह्यूमन बॉडी। मतलब ये है कि जो कंप्यूटर होते हैं इनमें ये इनकी जो वर्किंग होती है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, मतलब इतनी आसान जो है वो इनकी प्रोसेसिंग नहीं होती। टू स्टडी दैम यू स्टडी वन लेयर एट ए टाइम लाइक peeling एन ओनियन वन स्किन एट ए टाइम। मतलब इसका ये है कि जैसा कि आप लोग कुकिंग करते हो तो उसमें उसने एग्जांपल दिया रियल लाइफ की, कि जैसा कि प्याज जो है वो हम छीलते हैं तो प्याज छीलने से जो हमारे स्किन पे जो असर पड़ता है वो एक ही दफ़ा पड़ेगा। तो इसी तरह उसने बताया कि अगर
इसकी कम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए, इसकी कम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसके लिए आपको ओनियन की एग्जांपल जो है वो उसने दी है कि ये बहुत ही मुश्किल सा काम है। उसके बाद है लेयर्स। लेयर्स में है वोल्टेज है, गेट है, असेंबली लैंग्वेज है, HLL है, उसके बाद एप्लीकेशन है। ये कंप्यूटर की वो लेयर्स होंगी जहाँ पे हम बारी बारी अपना जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कितनी वोल्टेज हमें चाहिए, उसके कौन कौन सा गेट जो है वो यूज़ होगा, असेंबली लैंग्वेज है, HL लैंग्वेज है, एप्लीकेशन कौन सी जो है वो यूटिलाइज होगी। देयर आर मोर लेयर बट वी डू द लास्ट फॉर वन एट ए टाइम। मतलब उसने बताया कि जहाँ पर तो 5 लेयर दी गई हैं, तो इससे भी ज़्यादा लेयर जो हैं वो यूटिलाइज होती हैं कंप्यूटर की कम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन जो लास्ट 4 हैं, मतलब गेट, असेंबली लैंग्वेज, HLL, एप्लीकेशन, ये जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। You will be late to because of simplification, mistake, convenient of outright lies। तो ये जो लेट होती हैं इनका काम ये होता है कि जो हमारी लाइन ऑफ कोड होती है उनमें जो मिस्टेक होती हैं या उनमें जो एरर ख़त्म होते हैं, ये वहाँ पे अपना जो है वो रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट है वाई वी यूज़ असेंबली लैंग्वेज। कोड रीज़न, जैसा कि ट्रेडिशनल एक रीज़न है, टू गेट वेरी एफिशिएंट कोड इन टाइम क्रिटिकल प्लेस। हमारा जो एफिशिएंट कोड होता है जो कि क्रिटिकल प्लेस में यूज़ होता है, इसको हासिल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नो लॉन्गर ट्रू, और ये ज़्यादा अरसे तक सही भी नहीं होता, मतलब इसमें कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, एरर पाए जाते हैं। कंपाइलर जनरेट बेटर कोड देन ऑलमोस्ट ऑल असेंबली। अब इसमें उसने क्या किया कि जब उसमें एरर जो है वो आना शुरू हुए तो कंपाइलर ने एक बेहतरीन लाइन ऑफ कोड के साथ एक नया सेटअप स्टार्ट किया ताकि हमारे जो है वो कम से कम उसमें एरर पाए जाएं और हमारी जो कोडिंग है वो मज़ीद उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो जाए। ऑल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, तो तमाम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के कोड को मज़ीद फ्लेक्सिबल करने के लिए कंपाइलर ने मज़ीद बेहतर कोड किया। बिकॉज ऑफ हार्डवेयर इम्प्रूवमेंट दिस काइंड ऑफ स्पीड इज़ मोस्टली रिडंडेंट। अब आपको भी पता है कि शुरू शुरू में जो कंप्यूटर थे वो कितने मतलब स्लो हुआ करते थे, उनका साइज़ बहुत ज़्यादा हुआ करता था, उनकी जो है वो मेमोरी बहुत कम हुआ करती थी। फिर उनको मतलब वर्किंग के लिए एसी की ज़रूरत हुआ करती थी। तो शुरू-शुरू में इस तरह की प्रोग्राम को, लाइन ऑफ कोड को जनरेट करने के लिए हमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो पेश आना शुरू हुई, कुछ उसमें एरर आना शुरू हुए। बाद में जो हमारे जो प्रोग्रामर थे उन्होंने जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, 1 जनरेशन से सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन, मतलब जैसे-जैसे कंप्यूटर में इनकलाब आता गया, तो वैसे-वैसे ही हमारे जो प्रोग्रामर थे उन्होंने भी बेटर जो है वो कोड को जनरेट किया ताकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाए, इसमें जो एरर हैं वो कम से कम एरर आएँ और उसका जो रिज़ल्ट है वो 100% कंप्लीट हो। बिकॉज़ ऑफ हार्डवेयर, अब जैसे-जैसे हार्डवेयर इम्प्रूव होता गया वैसे-वैसे इसमें प्रोग्रामिंग में जो है वो बेहतरी आना शुरू हुई। दिस काइंड ऑफ स्पीड इज़ मोस्ट, मतलब इसका ये है कि जैसे-जैसे स्पीड में इज़ाफ़ा हुआ वैसे-वैसे उसके जो है वो एरर में कमी आना शुरू हो गई। एक तो ये इसकी रीज़न थी कि ओल्ड रीज़न जो कि हमारे सिस्टम की वजह से थी। दूसरी थी वैलिड रीज़न, नीड एक्सेस टू स्पेसिफिक हार्डवेयर फीचर और इंस्ट्रक्शन, मतलब हमें एक ऐसे स्पेसिफिक हार्डवेयर और इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी जो कि डाटे को असेस कर सके। सेट द इंटरप्ट लेवल इन स्टेट रजिस्टर, हमारे जो स्टेट रजिस्टर जो हमने पढ़े थे उसमें इंटरप्शन जो लेवल है उसको सेट करने के लिए हमें जो है वो एक अच्छे हार्डवेयर की ज़रूरत थी। कैन नॉट बी डन बाय एनी HLL, ये जो है वो इस लैंग्वेज से पॉसिबल नहीं था। दिस अकर इन सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंट वाया असेंबली लैंग्वेज सब प्रोग्राम। अब ये तमाम जो चीज़ें ये डिपेंड होती थी उस वक्त असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के ज़रिए पॉसिबल था।
all programmer controlling physical object robot program in assembly language। तो उस वक्त जितने भी हमारे जो प्रोग्रामर थे असेंबली लैंग्वेज के या प्रोग्रामिंग के हवाले से जितने भी प्रोग्रामर थे, उन्होंने जो फिजिकल ऑब्जेक्ट थे लाइक रोबोट है, प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज हैं, उनको कंट्रोल शुरू करना कर दिया। तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें थी ये असेंबली लैंग्वेज की वजह से ही पॉसिबल हुई। ओके, देन वाई स्टडी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि हम असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम थे जो कि असेंबली लैंग्वेज के ज़रिए ही असेस हुआ करते थे। ठीक है, इनको तो हम कह सकते हैं कि ये इस मकसद के लिए हमने असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। लेकिन वाई वो स्टडी, हम असेंबली लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं, तो उसके लिए उसने बताया कि needed for full understanding of HLL and the reason for some of their unusual rules। तो HLL जो कि एक लैंग्वेज है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए हमें असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत थी। उसके बाद सम ऑफ देयर अनयूजुअल रूल, वो उसके रूल जो कि इतने इस्तेमाल नहीं हुआ करते थे, ऐसे फंक्शन जो कि उस वक्त इस्तेमाल नहीं हुआ करते थे, उनको हमने अंडरस्टैंड करने के लिए हमें असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत हुआ करती थी। needed in order to write many programs well to understand efficiency issues especially in parallel computer। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम हुआ करते थे जो कि एक तरतीब के साथ उनको हम लिखते थे ताकि उनकी एफिशिएंसी जो है वो बरकरार रहे, स्पेशली इन पैरेलल कंप्यूटर। तो पैरेलल कंप्यूटर में हमारी जो प्रोग्रामिंग हुआ करती थी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसमें एफिशिएंसी को बरकरार रखने के लिए हमें असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत हुआ करती थी। नीडेड टू राइट और अंडरस्टैंड कंपाइलर इंटरप्रेटर डिबगर, हमें जो कंपाइलर है इसको समझने के लिए कि कंपाइलर का फंक्शन क्या होता है, कंपाइलर क्या काम करता है, इंटरप्रेटर को समझने के लिए इंटरप्रेटर के क्या क्या फंक्शन हुआ हुआ करते हैं, डिबगर को समझने के लिए कि डिबगर क्या काम करता है। इन तीन चीज़ों को समझने के लिए हमें असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत होती थी। द बेसिक फॉर अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो इसका जो बुनियादी मकसद है असेंबली लैंग्वेज का वो ये था कि कंप्यूटर हार्डवेयर को अंडरस्टैंड करने के लिए और कंप्यूटर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें असेंबली लैंग्वेज को पढ़ना पड़ता था। टू बी ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, दिस इज ए वे ऑल सॉफ्टवेयर रन एंड व्हाट ऑल हार्डवेयर हैज इट्स कोर फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। हमने सॉफ्टवेयर को चेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक अच्छे हार्डवेयर की ज़रूरत है। अगर हमने हार्डवेयर को चेक करना है कि हमारा हार्डवेयर ठीक काम कर रहा है, तो उसके लिए हमें एक अच्छे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। मतलब दोनों चीज़ें, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए हमें असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत हुआ करती थी। उसके बाद है वी विल स्टडी, मतलब नेक्स्ट इन फ्यूचर हम ये इसको स्टडी करेंगे, मोटरोला 68000 एंड स्पेयर टू कंपेयर द कंट्रास्ट मेजर पैराडिगम इन द असम्बलर। ये इसकी फ्यूचर की जो है वो कंडीशन उसने बताई है कि हम स्पार्क और मोटरोला 68000 ये मॉडल उन्होंने बता दिया है कि असम्बलर के जो ये पैराडिगम है, असम्बलर के जो पार्ट्स हैं, इनकी नेक्स्ट जो जनरेशन होंगी इसको हम डिस्कस करेंगे। वी विल नॉट स्टडी MAS डायरेक्टली एज इनकरेक्ट प्रोग्राम टेंड टू क्रैश द मैक एंड इनकन्वीनियंट। मतलब उसने बताया कि हम इसको मैथ डायरेक्टली, मतलब ये भी एक प्रोग्रामिंग है, इसको हम डायरेक्टली प्रोग्रामिंग जो है वो नहीं जो है वो पढ़ेंगे। इस लिहाज से हम जो है वो मैक को कन्वेंट करेंगे। इंस्टेड वी विल यूज 68000 सिमुलेटर। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, उसने बताया कि हम सिमुलेटर को यूज करेंगे, हम जो है मैथ्स को और मैक को हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। ये इसके कुछ जनरेशन के स्टेप होते हैं।
तो उस हवाले से उसने बताया कि हम सिम्युलेटर जो है 68000 को यूज़ करेंगे। Like all simulator, this one is slightly different from mass and in output is primitive, but it is easy to use, can be downloaded for free onto home computer and is supposed to be available on MHNet। ये असल में इसने ये बताया कि हमारा जो असेंबली लैंग्वेज का जो फ्यूचर है ना, वो ये है कि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो सिम्युलेटर की होगी, 68000 सिम्युलेटर। और उसको हम होम कंप्यूटर जैसा कि जो लैपटॉप्स हैं जो हम कंप्यूटर घरों में इस्तेमाल करते हैं, उनमें हम फ्रीली इन सॉफ्टवेयर को असेंबली लैंग्वेज के इन नेक्स्ट जनरेशन को हम डाउनलोड करके इनको यूज़ कर सकते हैं। द स्पार्क असेंबली लैंग्वेज वी विल गेट फ्रॉम CCU, मतलब यहाँ से हम CCU से असेंबली लैंग्वेज के इस मतलब जनरेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। द CC कंपाइलर अंडरस्टैंड एज इट एज वेल एज C, और जो CC जो कंपाइलर है वो अगर C को अंडरस्टैंड कर सकता है तो वो असेंबली लैंग्वेज के स्पार्क को भी अंडरस्टैंड कर लेगा। उसके बाद है डाटा, स्ट्रिंग ऑफ जीरो एंड वंस, मतलब हमारे पास जो भी डाटा होगा वो 0 1 की फॉर्म में होता है मशीन कोड में। मैनी डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट इंटीजर, रियल नंबर एंड कैरेक्टर, इसमें कैरेक्टर भी आते हैं, इसमें रियल नंबर भी यूज होते हैं, इसमें इंटीजर भी यूज होते हैं। इन फॉर्ट एंड टॉप ये कुछ कोड दिया गया, बट यू मस्ट नो द नंबर सिस्टम एंड स्पेसिफिकली हाउ टू चेंज फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर। ये जो आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम और हेक्साडेसिमल, उसके बाद ऑक्टा, उसके बाद डेसिमल जो है वो आपने पढ़ा होगा, ये उसके बारे में उसने बताया हुआ है कि इनको हम किस तरह एक दूसरे के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, और अगर किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, किसी पॉइंट की समझ ना आई, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।